मलय मोहापात्रा अपने नए ओला स्कूटर में बैठते हैं ऑफिस जाने के लिए, और जैसे ही वो उसको आगे बढ़ाने के लिए थ्रॉटल देते हैं, ओला स्कूटर आगे जाने के बजाय पीछे भाग जाता है और वो उस पर से गिर जाते हैं। और जैसे ही वो उसको उठकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उसके स्पीडोमीटर में 102 किलोमीटर की स्पीड क्लॉक हो रही है। ऐसे ही एक यूज़र जब अपने नए ओला स्कूटर की डिलीवरी पाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके नए डिलीवर्ड स्कूटर में डेंट्स हैं, स्क्रैचेस हैं, पैनल गैप्स हैं और यहाँ तक कि छेद भी हैं। और कई यूज़र ऐसी वीडियोस भी डाल रहे हैं जिनमें उनके ओला स्कूटर ओवर हीट होते हुए दिखाई देते हैं। ये गाड़ी में जो है हीटिंग इशू आ चुका है और बंद होने के बाद वो 15 मिनट से 30 मिनट के बाद ही चालू होते हैं। और यही नहीं, ओला की नई ईवी में हर तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, फिर चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो ओला के स्कूटर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने का रीज़न मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन फ्लॉस तो हैं ही, जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। भावेश ने 2010 में ओला कैब्स को फाउंड किया था और कंपनी ने पिछले 10 सालों के एग्जिस्टेंस में पहली बार 2020-21 में 90 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट शो किया था। यानी कि ओला कैब्स अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी ही रही है। और देखा जाए तो ये जो 90 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने शो करा है वो भी बहुत कम है कंपनी को साइज को देखते हुए। ओला कैब्स अब एक फाइनाइट लिमिट तक पहुंच चुकी है, यानी कि अगर मार्केट की डिमांड 100% है तो ओला और उबर दोनों मिलकर 80% ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। यानी कि इस बिजनेस को और आगे एक्सपेंड करना मुश्किल होने वाला है। और भावेश को ये बात समझ में आ चुकी थी और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए कई बिजनेस में हाथ डालने का सोचा और कई सेक्टर्स में उन्होंने बिजनेस करे भी, फिर चाहे वो एग्रीगेशन हो, फूड बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फाइनेंस। और अगर रिसेंट केस में देखा जाए तो उन्होंने सेकेंड हैंड कार मार्केट प्लेस जैसे कार24 और ड्रूम की सक्सेस को देखते हुए अपनी एक ओला कार्स के नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी सेकेंड हैंड कार बेचने के लिए। और मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट को इंटरव्यू देते हुए ओला के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ओला का एक पिज़्ज़ा ब्रांड भी है और शायद ही हम में से कोई इसके बारे में जानता होगा। और इन सभी वर्टिकल्स में भावेश ने इन्वेस्टर्स का पैसा ही लगवाया था, जिसके लिए उन्होंने कई राउंड्स में फंड रेज भी किए थे, पर इनमें से किसी भी बिजनेस को वो स्केल नहीं कर पाए। और जब इतने सारे बिजनेस स्केल नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की सोची और तब ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत हुई। ओला इलेक्ट्रिक ने मई 2020 में एक कोविड के कारण बैंकरप्ट होती डच इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी इटर्गो को $4.4 मिलियन यानी कि 33 करोड़ में ही खरीद लिया। और इस स्कूटर को उस टाइम पर टू व्हीलर्स का टेस्ला माना जा रहा था। ओला ने अपनी ईवी फैक्ट्री पर भी काम चालू कर दिया, जिसे वो फ्यूचर फैक्ट्री बुलाते हैं। उन्होंने उस प्रोजेक्ट में 2400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। ओला ने ये अनाउंस किया था कि फैक्ट्री को चलाने के लिए 10,000 लोगों का स्टाफ हायर किया जाएगा, जिसमें सारी स्टाफ मेंबर महिलाएं ही होंगी। और जब भावेश अग्रवाल ने जुलाई 21 में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बुकिंग ओपन करी और अनाउंसमेंट किया कि 500 रुपये देकर कोई भी ओला के इस स्कूटर को बुक कर सकता है, इस चलते ओला को ज़बरदस्त बुकिंग मिली और उन्होंने 1 लाख स्कूटर्स की बुकिंग भी कर ली। पर ये एक बहुत नई चीज़ थी इंडियन मार्केट के लिए। आज से पहले किसी भी कार या स्कूटर मैन्युफैक्चरर को इतनी ज़्यादा बुकिंग नहीं मिली थी एक दिन के अंदर। तो आखिर ओला ने हाइप बनाई कैसे? ओला ने इंडिया में एक ऐसा स्कूटर लॉन्च किया जो स्कूटर कम और स्मार्टफोन ज़्यादा है। ओला में दुनिया भर के फीचर्स मिलते हैं, जैसे टच स्क्रीन, कीलेस गो, यहाँ तक कि ऑडियो सिस्टम भी मिलता है स्कूटर के अंदर। और ओला अपने कंपटीशन जैसे एथर से कई स्टेप आगे भी है। एथर एक स्पोर्टी डिज़ाइन में मिलता है और थोड़ा कम प्रैक्टिकल दिखाई देता है, लेकिन ओला का ये स्कूटर काफ़ी प्रैक्टिकल भी है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है और इसमें बैटरी रेंज भी ज़्यादा मिलती है एथर के मुकाबले। और इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखा गया था। और इसी के साथ जब भावेश अग्रवाल ने काफ़ी सारे ट्वीट्स डाले, जैसे कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं और इसमें सारी महिलाएं ही काम करेंगी, तो स्कूटर का अराउंड एक हाइप क्रिएट होती चली गई और उसके बाद इतनी सारी बुकिंग्स मिली इनको। पर अब ओला अपनी टाइमलाइंस को मैच नहीं कर पा रहा है। ओला के स्कूटर की डिलीवरी टाइमलाइन कई बार पुश हो चुकी है। पहले इन स्कूटर्स को अक्टूबर में डिलीवर किया जाना था, जो कि पुश होते होते दिसंबर तक पहुंच गया। पर अब जैसे ओला के स्कूटर धीरे धीरे डिलीवर होने लगे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि ओला अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ओला में कई तरीके की दिक्कत सामने आ रही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर रिलेटेड हो। और इसका कारण द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट को ओला के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया। वो बताते हैं कि ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर मार्च 21 से ही काम करना चालू किया था और जब तक भावेश ने इस स्कूटर की लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी थी तब तक ये सिर्फ 60% ही तैयार हो पाया था। यानी कि उन्होंने बहुत जल्दी मचाई थी स्कूटर के बारे में दुनिया को बताने के लिए। फॉर्मर एम्प्लॉय ने यह भी बताया कि भावेश बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं और वो एक ऐसे इंसान है जो सोचते हैं कि अगर 9 महिलाएं एक साथ प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो बच्चा सिर्फ 1 महीने में ही पैदा किया जा सकता है। भावेश की इसी तरीके से काम करने की अप्रोच की वजह से उनकी हर कंपनी को मिला के लगभग 12 से ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट के लोग कंपनी छोड़ के भाग चुके हैं। और तो और ओला इलेक्ट्रिक के CTO यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी कंपनी छोड़ के जा चुके हैं और ओला इलेक्ट्रिक कई महीनों से बिना CTO के ही काम कर रही है। और एक टेक कंपनी में से CTO का ही निकल जाना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। और यही सब दिक्कतें ओला के डिज़ाइन में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। हालांकि ओला EV अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छी ऑफरिंग दिखाई देती है,
पर स्कूटर में कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो R&D फेस में ही ठीक कर दी जानी चाहिए थी। और ओला के स्कूटर में एक ऐसी ही बहुत खतरनाक किस्म की प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते स्कूटर उल्टा भागने लगता है। दरअसल स्कूटर में इलेक्ट्रिक मोटर्स होने की वजह से इसको आगे और पीछे बिना किसी गियर के किया जा सकता है। और ओला ने इसमें रिवर्स करते समय असिस्ट करने के लिए एक रिवर्स मोड भी दिया हुआ है जो स्कूटर को 4 किलोमीटर की स्पीड से क्रॉल करवाता है रिवर्स में। पर रिसेंटली ट्विटर पर कुछ राइडर्स ने रिपोर्ट किया है कि ओला स्कूटर आगे एक्सेलरेट करते टाइम पीछे भाग जाता है और रिवर्स मोड डालने पर आगे चलने लगता है। मेरा मानना है ये एक ऐसी चीज़ है जो सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक की जा सकती है। अगली प्रॉब्लम ऐसी है जो कई लोगों को आ रही है, वो है ओवर हीटिंग का इशू। ओला स्कूटर्स में हीटिंग के इशू आ रहे हैं और ये इनके ओनर्स को ही नहीं बल्कि ओला की फर्स्ट टेस्ट राइड पर जो ऑटो जर्नलिस्ट इसको टेस्ट करने के लिए गए थे उनको भी ये प्रॉब्लम सामने आई थी। Seems to indicate that this is a thermal issue with either the battery pack or the motor. और उसका कारण है ओला स्कूटर्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिव कूलिंग का ना होना। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी, मोटर और कंट्रोलर। और तीनों को ठंडा रखने के लिए मैन्युफैक्चरर्स या तो एयर या फिर लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन देते हैं। ओला के राइवल स्कूटर यानी कि एथर में भी 2 फैंस आते हैं मोटर को कूल करने के लिए। पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को ठंडा रखने के लिए स्विंग आर्म में सिर्फ एल्यूमिनियम की हीट सिंक दी गई है। अब जैसे कि ओला स्कूटर एक डच डिज़ाइन स्कूटर है और इसीलिए इटर्गो ने इसे वहाँ के वेदर के कंडीशन के हिसाब से ही डिज़ाइन किया था। और शायद फैंस को ऐड करने की वजह से स्कूटर की रेंज पर भी असर पड़ता होगा क्योंकि फैंस को चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत है और वो बिजली उसी बैटरी से आती है जिससे मेन मोटर चलती है। पर इंडिया की वेदर कंडीशंस के हिसाब से हीट सिंक लगाने से मोटर गर्म हो सकती हैं जो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है बार बार। गर्मियाँ आने पर इस हीटिंग वाली प्रॉब्लम के बारे में और भी ज़्यादा पता लगेगा। और मुझे नहीं लगता है इस हीटिंग वाली प्रॉब्लम में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से ज़्यादा कुछ होने वाला है। ओला में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि जब लोग इन स्कूटर्स को ऑर्डर करते हैं तो उन्हें स्कूटर्स डेंट्स और स्क्रैचेस के साथ मिलते हैं और कई बार तो इनमें छेद भी होते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ओला अपने स्कूटर्स को बेचने के लिए शोरूम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और सीधा वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, जैसे कि आपका फ़ोन अमेज़न से डिलीवर होता है। अगर ये स्कूटर्स भी बाकी गाड़ियों की तरह शोरूम्स में बेचे जाते तो इन स्कूटर्स की रखरखाव की जिम्मेदारी शोरूम के मालिकों की होती क्योंकि ना बिकने तक गाड़ी शोरूम की ही लायबिलिटी होती है। और आप भी जब स्कूटर लेने जाते हो तो उसकी PDI करते हो यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। और स्कूटर्स पर स्क्रैचेस और डेंट्स के कारण सिर्फ मिस हैंडलिंग ही नहीं है बल्कि पुअर क्वालिटी कंट्रोल भी है फैक्ट्रीज़ के अंदर। इस बात के हाई चांसेस हैं कि स्कूटर को जल्दबाजी में ही लॉन्च करने के चक्कर में प्रोडक्शन लाइन में कुछ कमियां रह गई हों जिसकी वजह से स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रही हो। इटर्गो के डच फाउंडर्स को स्कूटर्स को प्रोडक्शन रेडी करने में लगभग 5 साल लग गए थे, पर भावेश को स्कूटर लॉन्च करने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी। अब चाहे वो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए किया हो या हाइप क्रिएट करने के लिए। पर इस जल्दी के चक्कर में उनको इटर्गो स्कूटर को इंडिया का ओला इलेक्ट्रिक बनाना था, उस कोशिश में हल्का सा वो चूकते दिखाई दे रहे हैं R&D सेक्टर में। इसके अलावा ओला स्कूटर में जो फीचर्स आने थे वो डिलीवरी के टाइम पर मिसिंग मिले हैं, जैसे कि वॉइस कंट्रोल, डिजिटल की और इनका जो म्यूजिक सिस्टम है वो अभी पेयर नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओला के अंदर सारी दिक्कतें ही हैं, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा स्कूटर है तभी इसकी इतनी ज्यादा बुकिंग भी मिली है। पर अगर ओला इसके लिए थोड़ा और वेट कर लेता, इसकी R&D पूरी कर लेता तो ये सारी दिक्कतें जो लोगों को आ रही है वो नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि ओला अकेली ऐसी कंपनी है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। पास्ट में देखा है तो कई EV स्टार्टअप्स के साथ ऐसा हो चुका है पहले, यहाँ तक कि टेस्ला ने भी बहुत सफर करा है अपनी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, क्योंकि ऐसा लगता है इनकी R&D अभी भी चल रही है और मुझे लगता है किसी भी कस्टमर पे R&D करना काफी गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओला अपने स्कूटर्स की ये प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करेगा और अगर ये इंटरनेट के थ्रू ना हो पाए तो वो रिकॉल भी करेंगे इसको ठीक करने के लिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना